पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में सामाजिक न्याय आंदोलन की ओर से त्रिवेणी संघ की स्थापना दिवस समारोह के मौके पर वर्तमान की चुनौतियां और त्रिवेणी संघ की विरासत विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश के जाने माने सामाजिक और राजनीतिक चिंतकों के अलावा बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने देश की मौजूदा हालात, वोट की लूट के तरह तरह के हथकंडे और लोकतांत्रिक अधिकारों और आवाज़ों को कुचले जाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और मनुवादी शक्तियों पर देश को आज़ादी से पहले वाली स्थिति में ले जाने का आरोप लगाया। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और सामाजिक चिंतक डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस वक्त हम अपनी विरासत को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वक्त हम तकरीबन एक सदी पीछे जाने के लिए ताकि वहां से विचार, दिशा, हिम्मत सब कुछ जुटा सके, इसकी कोशिश कर रहे हैं, जिस वक्त उस इतिहास को हम फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज के नौजवानों से बहुत दूर जा चुका है। शायद इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं वो वक्त उसी विरासत को तबाह, बर्बाद और मिटा देने का हमारे सामने खड़ा है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। उस पेड़ को सूखने से कोई कैसे बचाएगा जिसे उसकी जड़ों से ही काट दिया जाए। टहनियां कटती तो बाकी टहनियां उस पेड़ को जिंदा रखती, फूल, पत्ते, फल तोड़े जाते, फिर आ जाते, मौसम बदलता तो, मगर जड़ें ही अगर काट दी जाएं और बाहर ये दिखाया जाए कि हमने पेड़ पर तो कोई हमला ही नहीं किया, वो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। और जड़ों पर हमला करने का काम इस देश में आरएसएस ने किया। अब मैं इस कार्यक्रम में जब बैठा तो मेरे सामने एक पर्चा रखा था। अब ये पर्चा, इसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक कहानी बड़ी दिलचस्प है जो अंतोनियो ग्राम्शी से जुड़ी हुई है और बहुत दिलचस्प है। आप सब पढ़े हो तो पढ़िएगा कि जब एक विचारक को वह बात कहने के जुर्म में, जो बात उस दौर के लिए जरूरी थी, उसे जेल में डाल दिया उस वक्त के तानाशाह ने, तो जेल में अंतोनियो ग्राम्शी ने और बड़े विचार को जन्म दिया कि कैसे इस देश में सांस्कृतिक, हम लोग उसे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं, सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया जाता है और उसके टूल क्या क्या होते हैं, और कैसे एक तानाशाह पैदा होता है और कैसे तानाशाहों को पैदा होने से रोका जा सकता है। ये पर्चा मुझे शायद एक उम्मीद दिखा रहा था कि कितना भी विपरीत वक्त आ जाए, सृजन का और प्रतिरोध का विचार कभी मरता नहीं है, उसमें से भी नए विचार पैदा होते हैं और हिम्मत पैदा होती है। इसके लिए इस आयोजन के आयोजकों, खासकर सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन कर रहा हूं कि निहायत विपरीत वक्त में आपने हमारे दौर का एक सबसे जरूरी कार्यक्रम आयोजित किया है। और विपरीत इसलिए कि इस समय सबसे बड़ा हमला किसी एक जाति पर नहीं हो रहा है, जैसा कि बिहार में कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं। इस वक्त इस देश में किसी एक धर्म पर हमला नहीं हो रहा है, जैसा कि कुछ लोग प्रचारित करते हैं। इस वक्त हमला विचारधारा का है जो लगभग 90% भारत के ऊपर हो रहा है, 10% भारत के हाथ में सब कुछ कब्जा देने के लिए। दिखता है कि पहले निशाने पर कोई एक जाति आ गई,
दिखेगा कि पहले निशाने पर कोई एक धर्म है, मगर जब आप उसकी गहराई में उतरेंगे तो वो अंततः उन लोगों के कॉलर तक भी उसकी आंच पहुंचती है जिनको लगता था कि हम तो उनके खेमे में चले गए और बच जाएंगे। और बिहार वाले इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कैसे उनके खेमे में गए हुए लोगों को भी पहले अपना बना करके फिर कहीं का नहीं छोड़ा जाता है। अभी तो लाल गमछा है नहीं, यहाँ हरा भी नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों ने उसे भी, रंगों को भी कैसे जोड़ा। बिहार वहाँ खड़ा है जहाँ कुछ लोग सामाजिक न्याय की समाजवादी लड़ाई लड़ते लड़ते बिना चुनाव और पद के अपने बेटे को जब शपथ दिलवा दिए तो भरोसा किए थे कि सब कुछ मिल जाएगा। सुन रहे हैं कि इससे बड़ा मजाक तो भारत में हुआ ही नहीं होगा। मंत्री जी मंत्री पद से भी जाने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो समाजवाद की पाठशाला से निकले हैं। मैं त्रिवेणी संघ पर बहुत सारी बातें पुनरावृत्ति से बचना चाहूंगा, वक्त भी काफी हो गया है। बहुत सारे वक्ताओं को हमने सुना, विद्वान वक्ताओं को सुना, और जहां हम खड़े हैं, जिस मोड़ पर, इतिहास के जिस मोड़ पर खड़े हैं, यहां मूल्यांकन का वक्त है। और मैं इस बात के लिए भी इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा में था कि मूल्यांकन विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब तो आगे जश्न मनाया जाता है। उस अनुकूलता का पिछले 30-40 साल बिहार ने अलग अलग रूप में उसका उपभोग किया, लेकिन विपरीत परिस्थितियां आई हैं तब अतीत में लौटना जरूरी हो जाता है। और पहले ही दिन यह कार्यक्रम तब कामयाब होना शुरू हो गया जब इसका संगठित विरोध होना शुरू हो गया। अगर इस कार्यक्रम का असर न होता, त्रिवेणी संघ की विरासत को याद करना आज के वक्त में जरूरी न होता और भविष्य निर्माण के लिए दिशा दिखाने वाला न होता, तो त्रिवेणी संघ के स्थापना समारोह का विरोध न हुआ होता। इसका मतलब कि इस त्रिवेणी संघ ने वो दिशा दिखाई थी जिसमें आज भी दिशा दिखाने की गुंजाइश बची हुई है। आज भी उसे याद करना उन मुट्ठी भर ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन सकता है जिसे वो भांप गए। तो विरोध करने के लिए उन्होंने वही किया, कुल्हाड़ी की लकड़ी को आगे कर दिया। ये किस्सा तो हम लोग जाने कब से कहते थे कि जंगल में कुल्हाड़ी अपने नाम पर वोट नहीं मांगते, क्योंकि उसका काम तो जंगल की लकड़ियों को काटना है। वो वोट मांगती है कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी के नाम पर कि ये लकड़ी तो आपकी ही जाति बिरादरी की है, आप हमें वोट दो, उसके बाद जंगल कटेगा ही। त्रिवेणी संघ के ऊपर हमला उसी खेमे के लोगों की तरफ से करवाया गया। त्रिवेणी संघ का इतिहास हो चुका है, बहुत लोग जानते हैं। अगर यहां इस परिसर में अगर इतने थोड़े से लोग बचे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी इतिहास की समझ और वर्तमान अतीत की विरासत और वर्तमान चुनौती दोनों से आप वाकिफ हैं। इसीलिए तो आप यहां बैठे हैं, वरना उस बैठकी में बैठे होते जो आजकल जिले जिले में चलाई जा रही है। उस बैठकी की दिशा क्या है? सवर्ण यादव एकता। इसीलिए त्रिवेणी संघ की विरासत की जरूरत है कि कुल्हाड़ी की लकड़ी से कुल्हाड़ी की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। लकड़ी तो जरिया है, कुल्हाड़ी काम वही करेगी काटने का। विचार शून्य अगर हो गया समाज तो वो भूल जाएगा कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। और बिहार के ऊपर, और हम लोग पिछले 5 से 10 वर्षों में, मुझे याद है कोविड का वक्त था, सिद्धार्थ रामू जी बैठे हुए हैं, और शुरुआती वक्त में जब रिंकू जी सामाजिक न्याय आंदोलन को कोविड के वक्त कुछ लोग जब आपदा को अवसर में बना रहे थे, किसानों का कानून ले आ रहे थे, श्रमिकों को बर्बादी के कानून ले आ रहे थे, नई शिक्षा नीति ले आकर शिक्षा बर्बाद कर रहे थे, आपदा को अवसर में ढूंढ रहे थे, उस वक्त एक बदलाव का दौर 2014 से लेकर 2019 बीत चुका था। पहली बार 14 के चुनाव को हो सकता है कि बीजेपी और आरएसएस ने चुनाव की तरह जीता, इतना माना जा सकता है। लेकिन 19 का चुनाव अगर आप भूले ना हो तो याद करिए, राष्ट्रवाद के नाम पर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे हमला हुआ, कैसे उसके बाद गांव गांव में प्रभात फेरी निकाली गई कि राष्ट्र खतरे में है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए जिले इलाही को जिता दो।
वो पूरा का पूरा फ्रॉड चुनाव था 2019 का चुनाव। और उस चुनाव के बाद ही बीजेपी और आरएसएस ने तय कर लिया था कि धर्म और राष्ट्र के नाम पर जीतना मुश्किल है। फिर भी एक बार टेस्ट किया उन्होंने, जब उन्होंने धर्म के नाम पर फिर चुनाव लड़ने की कोशिश की और अयोध्या हार गए। लेकिन उसके बाद कोई चुनाव, एक भी चुनाव ईमानदारी का चुनाव नहीं है। सब चुनाव धोखा है, लूटा जा रहा है। और हर चुनाव में पिछले चुनाव से लूट के तरीके अगले चुनाव में बदल दिए जा रहे हैं। बिहार उसका उदाहरण है। बिहार में चुनाव लूटने के लिए जो लोग कहते थे जंगल राज है, उन्होंने कहा कि पहले जब पिछड़ों की, दलितों की सरकारें बनी, अति पिछड़ों के लोग नुमाइंदगी में आए, तो कहते थे वो बूथ कैप्चरिंग है। और 2025 के बिहार के चुनाव को बूथ कैप्चरिंग कभी इतिहास नहीं कहेगा। ये चालाकी आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बारीकी से बिहार के प्रबुद्ध लोगों समझिएगा। आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल न्यायप्रिय चुनाव है, संवैधानिक तरीके से चुनाव है। एक चुनाव आयोग है जिसने कहा कि एसआईआर होगा, वो भी संवैधानिक है। उसमें घुसपैठिया हैं, पकड़ाए कोई नहीं, फिर भी वो संवैधानिक है। चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव में काउंटिंग हुई और चुनाव के बाद परिणाम आ गया। जो जीत गया वो शपथ ले लिया। 2020 में तो फिर भी आप कहते थे कि चुनाव परिणाम बदल दिया गया। मुझे याद है 2020 का बिहार का चुनाव, रात में चुनाव काउंटिंग धीमे की गई, कई जगह सर्टिफिकेट मिल गई, कई जगह रोक दी गई, कई जगह बदल दी गई और बहुत हंगामा हुआ देश के स्तर पर कि चुनाव में धांधली हुई है। 2025 के चुनाव में तो दिखने में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि एसआईआर के नाम पर क्या हुआ। पूरा बिहार जानता है कि 10,000 रुपया कब भेजा गया, कैसे कैसे बिहार का चुनाव लूटा गया, लूट का नया तरीका। और हम लोग उसके पहले बार बार बिहार भर घूम करके, ये लालटन जी बैठे हुए हैं, प्रेरणा संस्थान चलाते हैं, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की, कि भाई गरीब बच्चा। और मैं उस संस्थान से इसलिए बहुत इमोशनली जुड़ा हूं कि जब इन्होंने अपने विद्यार्थियों से मिलवाया तो कई विद्यार्थी खड़े होकर बोले कि हमने तो पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं थे, हमें निःशुल्क परीक्षा देने का, पढ़ाई करने का मौका मिला, तब हम फिर से पढ़ाई शुरू किए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज वो बिहार कहाँ खड़ा है कि रेल रोक दी उन हजारों विद्यार्थियों ने कि परीक्षा देने नहीं जा पाए। और बाकी युवाओं का क्या हो रहा है, हमारे पूर्व के युवा वक्ताओं ने बता ही दिया। हम बिहार में जब घूमते थे तब भी हम ये उस चुनाव के पहले तक कहते थे कि अगर बिहार 2025 में हार गया तो वो 90 के पहले के दौर में वापस लौट जाएगा। और पिछले चुनाव के परिणाम के बाद से हम कई बार बिहार आ चुके अलग अलग कार्यक्रमों में, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि बिहार धीरे धीरे 90 के पीछे लौटना शुरू हो चुका है। हमारी बात नहीं सुने, आपकी बात नहीं सुने, हम सबकी बात बिहार ने नहीं सुनी। बंगाल चुनाव के बाद यह समझ में आने लगा कि बिहार हो या देश, वो केवल 90 के पहले नहीं लौटेगा, ऐसा लग रहा है कि वो एक सदी पीछे लौटेगा और वापस उस जगह पहुंच जाएगा जहां संविधान भी नहीं था, तब की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही थी, उस दिशा में पूरा बिहार ने पूरे देश को ढकेला जा रहा है। और इसलिए मैं इस आयोजन को बहुत जरूरी आयोजन मानता हूं। आप कल्पना करके देखिए कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हमारे पूर्व सिद्धार्थ जी ने भी कही, अजीत भाई ने कही कि तरीके बदलते जा रहे हैं और कैसे हमारे बीच के लोगों को खड़ा कर दिया गया। और बहुत अच्छी बात अजीत कुशवाहा जी ने कही कि भाई आप, ये कार्यक्रम जिसके नाम पर हो रहा है, आप कल्पना करिए, मैं इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त और न हो, ये एक रणनीतिक बात यहाँ पर खत्म हो कि इसके आगे क्या करना है। इस त्रिवेणी संघ को बनाने वालों में 3 नाम में एक नाम, जिसके लिए यहाँ पर फोटो एक किताब मुझे मिली तो लिखा हुआ है त्रिवेणी संघ की माता, यानी जो सृजन, जहां से जन्म हुआ, सरदार जगदेव सिंह। तो जगदेव की 1933 की विरासत जगदेव बाबू की विरासत में तब्दील हुई, जिसमें इन सामाजिक न्याय आंदोलन के नारे में सबसे ऊपर ही लिखा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये एक विरासत, एक परंपरा में, कड़ी में आया है। तो जो जगदेव बाबू
त्रिवेणी संघ की स्थापना के समय कर रहे थे, उसे आगे बढ़ाने का काम फिर एक जगदेव बाबू ने किया था। और मुझे लग रहा है कि आज के कार्यक्रम का मूल स्वर यही है। और ये इस बात में पूर्व के वक्ताओं ने जवाब दे दिया, मैं उसे दोहरा कर अपनी सहमति दर्ज करता हूं कि इतिहास में भी धोखा दिया गया, वर्तमान में भी धोखा दिया गया। कल्पना करिए, तब तो इतिहास में धोखा देने वाले इसलिए लिख गए कि त्रिवेणी संघ 3 जातियों का संगठन था, क्योंकि त्रिवेणी संघ के लोग इतिहास नहीं लिख रहे थे। वो इतिहास लिखने वाले कोई और लोग थे, इसलिए उन्होंने आपको अपमानित करते हुए कहा कि वो 3 जातियों का संगठन था। आज हमारे लोग उसके चक्रव्यूह में फंस गए, और आज भी मैं देखा कि लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि अब तो त्रिवेणी संघ पूरा हो गया, अब इसकी जरूरत क्या है। सबसे बड़ा खतरा मुझे आज नजर आ रहा है। इतिहास से बदला लेने के लिए नया इतिहास लिखा जा सकता है। एक किताब खराब लिखी गई, जब न्यायप्रिय लोगों को मौका मिलेगा तो अच्छी किताब लिखकर उस किताब का जवाब दे देंगे। लेकिन जब विचार ही मार दिया जाएगा, तब उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? उसका जवाब ऐसे आयोजनों से दिया जाएगा, भले ही कुर्सियां खाली हों, भले ही विपरीत परिस्थितियां हों, भले ही कोई इसमें शामिल ना हो, तब भी हम उस विरासत को याद करेंगे जो विचारधारा को फिर से जीवित करके हमारी आज की चुनौती से लड़ने में हमें दिशा दिखाती है। इसके लिए यह आयोजन जरूरी था। और बाकी बातें पर्चे पे लिखी हुई हैं। मैंने अपनी किताब, जिसका जिक्र हमारे विष्णु जी ने बहुत विस्तार में कर दिया, और लेखक अपनी किताब पर बहुत न बोले तो बेहतर होता है, बाकी आप लोग पढ़ेंगे तो विस्तार में जानेंगे। लेकिन मैंने जब इसके बारे में, अक्सर सिद्धार्थ जी बैठे हुए, बहुत शानदार लेख, कई चीज़ें इनके लेख से भी मैंने उठा ली हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की चीज़ें तो कॉपीराइट फ्री ही चलती हैं। लोगों ने लिखा है, जाति जनगणना जैसे इस पर मुकम्मल किताब नहीं मिलती थी, और अब आज खोजेंगे तो कम से कम एक किताब आपको मिलेगी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगी। ऐसी सैकड़ों किताबें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है। तब मैंने इस किताब के सफर में ये पाया कि जाति जनगणना तब लोगों को समझ में आएगी जब जाति कैसे बनी, या जाति क्या करती है, विभाजन का काम कैसे बांटती है, ये इतिहास जब तक नहीं समझ में आएगा। और उस इतिहास के ये सफर पर जब आप गुजरेंगे, तो पिछले 100 साल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सृजन हुआ, सबसे क्रांतिकारी कोई संगठन बना सबसे शुरुआत में, और खासकर उत्तर भारत में, जिसने विचारधारा की दिशा दिखाई थी, उसका नाम त्रिवेणी संघ है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे उस पूरे पिछले 100 साल के इतिहास में पढ़ते हुए देखी। ये पूरा चैप्टर ही हमने इसीलिए चैप्टर 11 लिखा, दुखियों का जागरण। इस चैप्टर का शीर्षक है, वो कौन दुखी था जिसको जगाने के लिए त्रिवेणी संघ बन रहा था। विष्णु जी ने वो कविता पढ़ ही दी है, पापिन के पाप नाशय त्रास यमदूतन के। वो पापी कौन लोग थे जिनके पाप का विनाश करने के लिए, कमजोरों को न्याय देने के लिए, शोषितों को उनका हक दिलाने के लिए, और ये दुखियों का जागरण। और इसलिए त्रिवेणी संघ, और इसमें विस्तार में मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक छोटा सा इतिहास बस जोड़ दूं ताकि व्यवस्थित हो जाए। हमारे पूर्व के और वक्ताओं ने कही, शायद हमारे पहले एक वक्ता बोल रहे थे जब मैं आया, तो उन्होंने बहुत अच्छा इतिहास, और सिद्धार्थ जी ने भी उसे जोड़ा कि जातियों का संगठन 1890 के बाद से बनना शुरू हो गया था, और उसमें बड़ी भूमिका जाति जनगणना की थी। इस शोध में मैंने पाया कि 1891, 1901, 1911, 1921, 31 जैसे जैसे जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होते जा रहे थे, जातियों में एक चेतना पैदा होने लग रही थी। और सबसे शुरुआती संगठन अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय कोयरी क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय गोप क्षत्रिय महासभा, और अभी जनेऊ आंदोलन का जिक्र भी हुआ। रासबिहारी मंडल ने 1911 में गोप महासभा से कैसे मुरहों में एक कार्यक्रम किया था, और वहां से लेकर लाखों तक 1925 जनेऊ पहनने के लिए सैकड़ों लोग मारे गए, केवल जनेऊ पहन लेने के लिए। और वो शुरुआत की थी आर्य समाज ने। बाद में इतिहास में कई जगह विरूपित भी लिखा जाता है कि त्रिवेणी संघ भी इसमें शामिल था, लेकिन त्रिवेणी संघ इस बात को समझ रहा था कि अब तक क्या हो रहा था, जातियों के संगठन बने लेकिन जमात नहीं बन पा रहे थे, और जातियों के संगठन क्रांतिकारी थे, मैं ये भी कहता हूं। और क्षत्रिय होने का इतिहास तो बड़ा दिलचस्प है, आप किताब पढ़िएगा, फिलहाल वक्त ज्यादा नहीं लूंगा।
आप कल्पना करिए कि अंग्रेज जब पढ़ते हैं कि हमें सेना में ताकतवर लोगों को भर्ती करना है, तो बलशाली कौन होता है, तो बलशाली किताब में पता चलेगा कौन होगा। तो वो किताब वही वाली है जिसमें जो मुख से पैदा होता है वो विद्वान होता है, जो भुजाओं से पैदा होगा वही बलशाली होगा। ये लिखा हुआ है और उसका नाम क्या है, क्षत्रिय लिखा हुआ है। उन्होंने सेना में क्षत्रियों को आरक्षण दे दिया कि केवल वही भर्ती होंगे। आज देखिए अमृतकाल के भारत में राष्ट्रपति का जो अंगरक्षक भर्ती होती है उनमें कुछ जातियों के लोग ही भरे जाते हैं, और हम अमृतकाल में जी रहे हैं। आज भी गटर में घुस करके जहरीली गैस से सफाई करते हुए मरने वाले एक ही जाति के हैं, और राम मंदिर में चंदा चोरी जो कर ली है सब, उसमें जितने पकड़ा रहे हैं वो भी एक ही जाति के। मैं एक बात कह दूं, बिहार आया हूं, हालांकि राजनीतिक तौर पर बड़ा संभल के बोलना होता है। अगर भगवान है तो भगवान के नाम पर जो अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं वो भगवान के नाम पर आए चंदा को तो नहीं चुरा सकता, क्योंकि अगर सीसीटीवी से वो बच जाए, जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, कि सीसीटीवी से भी अगर वो बच गया, दिल्ली के पीएमओ से एक जांच समिति भेजी गई, ट्रस्ट के ही लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, और वो भी फर्जी तरीके से अपने लोगों को बचा ले गई। किसी सामान्य से कर्मचारी को जेल भेज करके बड़े बड़े चोरों को बचा लिया गया, तो भी जब ऊपर जाएगी आत्मा और जब उसका हिसाब होगा तो उससे कैसे वो बचते। इसका दो ही मतलब है, या तो वहां कुछ है ही नहीं, या ये उसे मानते ही नहीं। अब बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, मैं उसी उत्तर प्रदेश से हूं। मीडिया दिखा रहा था कि कुंभ में सैकड़ों लोग मारे गए, और आज भी मुख्यमंत्री बोलता है कि 30 लोग मारे गए कुंभ में, पवित्र धार्मिक काम में। तो या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है या वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट अभी गूगल करेगा, 90 लोगों की तो मौत का आंकड़ा दे दिया। इसका मतलब तुम जिसके नाम पर झूठ बोलते हो उसको तुम मानते भी नहीं, अगर वो है तो उससे तो झूठ बोल के तुम बच नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आज जो खतरा हमारे सामने है, इसलिए हमने आपसे ये निवेदन किया था कि इस इतिहास के पास पहुंचना जरूरी है कि जब क्षत्रिय भर्ती किए जाएंगे सेना में, तो इन जातियों और जो ताकतवर जातियां थी, त्रिवेणी संघ की स्थापना में ये बुनियादी बात समझना बहुत जरूरी है। किसान जातियां, अहिर, कुर्मी, कोयरी, मान लीजिए 3 ही की बात करें, क्योंकि संगठन बनाने की शुरुआत में ये लोग थे, और इनके जो संगठन थे, इवन सिद्धार्थ जी ने बहुत सही बात कही, तो साधुओं के भी संगठन बने थे, और उनके जो सम्मेलन हो रहे थे वो इतने क्रांतिकारी सम्मेलन थे, इतिहास पढ़ा जाए। आज से तकरीबन 100 साल पहले वो कह रहे थे कि अगर ये पूजा करने के नाम पर ठगेंगे तो हम अपना पुजारी बनाएंगे। ये बात उस समय कही जा रही थी, लिखी जा रही थी। और आज हम कहां चले गए। हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब बोलते थे कि ब्राह्मण कल भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय है, और हमेशा रहे। बोला है ना उन्होंने, उनका बयान वायरल होता है। ये वो लोग नहीं, सम्राट चौधरी हों या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान हो या ओम प्रकाश राजभर से लेकर के संजय निषाद, मैं उसमें कुछ नाम और जोड़ देता हूं जो सिद्धार्थ जी ने नहीं जोड़ा, भूपेंद्र यादव हो या मोहन यादव, ये विचारधारा की लड़ाई में अगर कुल्हाड़ी की लकड़ियों में ये लगे हैं तो ये आपके विचारिक लड़ाई में कभी साथ नहीं खड़े होंगे। और इसके लिए ये इतिहास त्रिवेणी संघ का जरूर पढ़ना चाहिए आपको, कि जब उन जातियों ने अंग्रेजों से कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं, खेती हम करते, मजबूत हम हैं, संख्या हमारी ज्यादा, ताकतवर हम हैं, किसी से देख लो, उनको भर्ती नहीं किया। इसलिए वो लोग अपने नाम में वो सब जोड़ जोड़ के चलते थे ताकि हम भी बन जाएं, और जो बनना चाहते थे उस कुर्सी पर जो बैठा था उसने कभी स्वीकार नहीं किया, आज भी नहीं करता है। वरना इटावा में कथावाचक 2 लोगों की चोटी नहीं काटी गई होती, वो तो उन्हीं का काम कर रहे थे, वो उन्हीं के विचार के लोग थे। वो तो कोई त्रिवेणी संघ को याद नहीं कर रहे थे, वो भी तो कथा ही सुना रहे थे। इसका मतलब यह कि जाति वो है जो सब कुछ के ऊपर है, और ये बात समझ गए थे त्रिवेणी संघ की स्थापना करने वाले लोग कि अगर ये जातियों में गोलबंद हो गए और बड़ी एका नहीं बन पाई तो फिर सत्ता, संसाधन और सम्मान में कभी भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी।
और इसलिए वो क्रांतिकारी इतिहास उत्तर भारत में 30 मई 1933 को लिखा गया, और जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया है, और आपको इसको पढ़ना चाहिए। बिगुल बजाया 1940 में आया था, और इस बिगुल ने, पहले वो बातें हो गई है, साम्राज्यवाद केवल एक नहीं है, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद विदेशी, वो राजनीतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और सामाजिक भी है। लेकिन अब उस पूरी लड़ाई को केवल इस इतिहास के जरिए ही हम आगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहेंगे कैसे इस लड़ाई को लड़ने के लिए चुनाव लड़े गए। बहुत सारी चीजें अब मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि पुराने लोगों ने बढ़ा दिया है। जैसे ही ये त्रिवेणी संघ बनता है, बहुत दूर तक तो नहीं चल पाया ना बहुत मजबूती से, लेकिन उसने एक आधार जरूर पैदा कर दिया, और मैंने अपने शोध के दरमियान उसको अगले पन्नों में विस्तार से लिखा है कि 100 में 90 की बात कैसे कहा जा रहा है। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी अनुमति से पढ़ना चाह रहा हूं ताकि ये बात लोगों तक जाए। एक छोटा सा पैराग्राफ। भारत की दशा का गौरवपूर्ण अध्ययन करने पर पता चला कि देश में प्रायः 90% मनुष्य शोषित, शासित और दलित वर्ग के हैं। वो सब शब्दों पर गौर करिएगा, और हम शब्दों में उलझ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्र के भाग्य विधाता। जो 16 आने के 16 आने हैं किसान, मजदूर और लघु व्यवसायी, जिनका करते हैं शोषण, शासन और ताड़न भारत के केवल 10% महानुभाव। इन लोगों ने उन बेचारों की दशा को इतना दयनीय बना दिया है कि देख और सुनकर रूंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तक इनकी दशा का सुधार तथा सम्मान, अधिकारों की रक्षा नहीं होती, स्वराज, अभी पूर्व के वक्ता ने बोला कि स्वराज की बात कैसे त्रिवेणी संघ करता था, उस समय स्वराज की बात भी चल रही थी। स्वराज और शांति लाखों कोस दूर है। ये बेचारे चिल्लाते हैं पर इनके सुनने वाला कोई नहीं। लीडरी गांठने वाले तो बहुत हैं। हमने कहा है, शोषित, शासित और दलित भाइयों, तुम अपना भाग्य विधाता आप बनो। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, दुनिया तुम्हारी तरफ ताक भी नहीं सकती। अस्तु, आओ, मिलो और त्रिवेणी की धारा में गोते लगाते हुए बोलो, त्रिवेणी संघ की जय, और अपने दुखों की ऐसी आवाज उठाओ कि एक बार पृथ्वी तक हिल जाए, जिन्हें लोग कहेंगे त्रिवेणी संगम, और जिससे होगा भारत का उद्धार। यह 1930 और 40 के बीच में किया गया, और यह है वो जात से जमात की यात्रा। इन्हें पता चल गया था कि अपनी अपनी जाति बचाओगे तो कोई जाति नहीं बचेगी। फर्क केवल यह होगा कि अति पिछड़ी जातियां अगर पहले नुकसान सहेंगी, अपमान सहेंगी, मारी जाएंगी, जो कमजोर हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, मोची हैं, ये जातियां अगर पहले मारी जाएंगी, और अगर किसान जातियों को यह लगे कि आहिर कुर्मी कोयरी बच जाएंगे, तो नंबर तो सबका आएगा, और आ रहा है। इसलिए ये विरासत इतनी महत्वपूर्ण है कि वो आज से तकरीबन 100 साल पहले ये समझ गई थी कि 100 और 90 का बंटवारा इस भारत के बुनियाद में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे 1950 तक आते आते एक जगह समेटा था कि कैसे ये बटा हुआ भारत है, और आज वो खाई इतनी बढ़ गई, अब तो 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। यहां तक आ गए, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो बर्बाद हो गए, क्योंकि 2 उद्योगपतियों को सब कुछ लुटा दिया गया। इसलिए त्रिवेणी संघ को याद करना, हमारी इस भटकी हुई पीढ़ी को दिशा दिखाना है कि आज तुम अपनी जाति बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस रहे हो, जब तुम बैठकी के नाम पर यह कहते हो।